तो आइए, आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक होगा वो होगा बोहर मॉडल और सोमरफेल्ड मॉडल और एक जीमान इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं उन चीजों को डिस्कस करेंगे आज क्लास में। ठीक है, तो क्लास शुरू करने पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो या सीएसआई नेट या गेट की, तो हमारा जो लेटेस्ट बैच है उत्सव 2.0 वो लॉन्च हो चुका है। तो अपनी अगर आप प्रिपरेशन क्वांटम केमिस्ट्री के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आज ही बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप ऐप के थ्रू डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो आइए बैच के बारे में एक बार दो तीन बातें कर लेते हैं, फिर क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, अगर मैं लाइव कोर्स की बात करता हूँ तो लाइव कोर्स के लिए आप फीस देख सकते हो, बेहद कम फीस रखी गई है। 2499 फीस रखी गई है लाइव कोर्स के लिए, जैम के लाइव कोर्स। गेट की मैं बात करता हूँ तो ओनली 5000। और नेट दिसंबर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कोर्स भी क्या हो जाती है, 4499 हो जाती है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं जैम का, ओनली 2000 में आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। अब ये रिकॉर्डेड बैच में क्या क्या चीजें मिलेंगी और लाइव बैच में क्या क्या चीजें मिलेंगी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 मिनट दीजिए एक बार। देखिए, तो आईआईटी गेट और नेट की बात करता हूँ तो बहुत कम प्राइस है। आपको कोर्स लेना हो तो जल्दी से बाय कर लीजिए। ठीक है, उत्सव बैच लॉन्च हो चुका है अपना। आइए देखिए, अगर मैं लाइव कोर्स की बात करता हूं, देखिए लाइव कोर्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो लाइव कोर्स में हमें स्ट्रक्चर्ड एग्जाम बूस्टर मिलेगा। ठीक है, उसके साथ हमें स्ट्रक्चर्ड एकदम कोर्स मिलेगा। कोर्स एकदम वेल मैनेज तरीके में होगा, एकदम सीक्वेंस में टॉपिक करवाए जाएंगे। इसके साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी आप लोगों को मिलती है। डीपीपी असाइनमेंट, एक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये रेगुलर डाउट सेशन आप लोगों को मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलते हैं। क्लास आपको लाइव करवाई जाएगी, मोस्ट ऑफ द सिलेबस। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलती है। ठीक है, लाइव कोर्स की बातें कर रहे हैं हम। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है। देखो, लाइव क्लास में क्या है, मोस्टली टॉपिक अपने लाइव करवाए जाते हैं, A to Z टॉपिक्स होते हैं। इसी के साथ कुछ टॉपिक्स है जो इरेगुलर होते हैं, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स लाइव ही करवाए जाते हैं। इसके अलावा हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको बाद में दी जाती है, जो आप बाद में देख सकते हैं। और साथ साथ लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और डाउट सेशन भी क्या होते हैं, लाइव होते हैं, जो रेगुलर होते रहते हैं। इसके अलावा लाइव ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहेंगे, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए, एग्जाम स्ट्रेटेजी वगैरह और जो आपके डेली मोटिवेशन के लिए वो वीडियोस भी रेगुलरली आती रहती है। आगे मैं अगर बढ़ता हूँ तो आगे बात करते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें 45+ टेस्ट होते हैं, जिसमें यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट होते हैं। लेवल वाइज टेस्ट सेट किए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से हो। अगर आप एक चैप्टर कर लेते हो तो फिर यूनिट टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट भी दे सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। हाँ, एक बात और पॉइंट नोट, जो लाइव क्लास में जो हमारे टेस्ट होंगे उनका डिस्कशन लाइव करवाया जाता है। ठीक है, आपको जो भी टेस्ट होंगे उनका जो डिस्कशन होगा, या मैं कहूँ अपना जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो लाइव क्लास में उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। आगे मैं अगर बढ़ता हूँ तो आगे आ जाता है अपना क्या, स्ट्रक्चर्ड एग्जाम बूस्टर। ये क्या होता है, इसमें ना आप लोगों को 3000+ क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि रेफरेंस बुक से होते हैं। जैसे क्वांटम के लिए अपनी लिवाइन वगैरह हो गई, ठीक है, मैक्यूरी हो गई, काइनेटिक्स के लिए लेडलर हो गई, और अपनी इनऑर्गेनिक में हाउस क्राफ्ट वगैरह आ जाती है, एजी इलियास बीडी गुप्ता की बुक आ जाती है। ऑर्गेनिक में तो सब जानते हैं, अपनी क्लेडन कैरुथर और अपने जो जुबिल वगैरह क्वेश्चन है होते हैं, उनसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अपनी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर मिलेंगे, बट टॉपिक वाइज मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, विद टेक्स्ट सॉल्यूशन एंड मैं कहूंगा वीडियो सॉल्यूशन भी। जैसे नेट और गेट की मैं बात करता हूं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन बना दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको वो विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एकदम सीक्वेंस में करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई टॉपिक कभी करवा दिया, सीक्वेंस में करवाया जाएगा, ताकि आपको केमिस्ट्री में पढ़ने में मतलब अड़चने ना आए, आप सीक्वेंस में एक चीजों को समझ सकें। उसके बाद रेगुलर डाउट सेशन होंगे, आपको पूरा सिलेबस ऑन टाइम करवाया जाता है। और रिवीजन क्लासेस भी होती है, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक रिवीजन क्लास आएगी जिसमें आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ। अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो देख सकते हैं, दोबारा समझ नहीं आ रहा है तो तीसरी बार भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे देखते हैं। हाँ, 1-to-1 मेंटरशिप। देखिए, अब जब ये एग्जाम है, नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम में मेंटरशिप बेहद जरूरी होती है। तो आप लोगों के साथ जो हमारे फैकल्टीज हैं, हमारे अनूप सर हैं, प्रवीण सर है और सुमित सर, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर किए जाते हैं, ताकि ताकि आपको प्रिपरेशन से अलग कोई हेल्प चाहिए हो, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या चीजों को कैसे डील करना है, क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, तो उन चीजों के रिगार्डिंग भी डिस्कशन हो सकता है। तो 1-on-1 मेंटरशिप आप लोगों को दी जाती है। आगे मैं बढ़ता हूँ
तो आगे बात करते हैं जो अपने डीपीपी असाइनमेंट, जैसे हर एक चैप्टर के कोर्सपोंडिंग आपको डीपीपी मिलेगी। जैसे मान लीजिए स्टीरियो है, स्टीरियो के 20 लेक्चर हुए, तो उसके हर लेक्चर कोर्सपोंडिंग आपको डीपीपी दी जाती है, जिसमें हर लेक्चर कोर्सपोंडिंग क्वेश्चन होते हैं। असाइनमेंट्स आप लोगों को मिलते हैं जिसमें पूरे चैप्टर के मिक्सअप होकर क्वेश्चन मिलते हैं, और उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइडेड किए जाते हैं, और साथ में जो वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को दिए जाते हैं, लाइव डिस्कशन करते हैं डीपीपी वगैरह का, साथ में पीवाईक्यू का भी डिस्कशन अपन करते हैं। ये अपनी बैच की लाइव कोर्स की बता रहा हूँ, लाइव कोर्स में ये सब मिलेगा आपको। देखिए मोस्ट मोस्ट अपनी इंपॉर्टेंट थिंग है एक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। ये क्या चीज है? देखिए रिसेंटली ही हमने क्या किया है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे लाइव बैच के, तो उनको ना एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया गया है, और टेलीग्राम ग्रुप में डाउट डिस्कशन होता है। अगर आपको कोई दोस्त ले रखा हो तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। रेगुलर डाउट डिस्कशन होते हैं, जो भी बच्चे डाउट भेजते हैं विद इन 24 आवर्स उसको सोल्व करके भेज दिया जाता है। तो वो चीज आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, हम भी सोल्व नहीं करते, हम सोल्व करते हैं, साथ साथ बच्चे भी खुद एक दूसरे से साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक्टिव टेलीग्राम ग्रुप भी लाइव बच्चों के लिए हमने एक नई अपॉर्चुनिटी, मतलब एक नया अच्छी चीज लेके आए हैं, ताकि वो प्रिपरेशन में हेल्प करे। आगे अगर मैं बात करता हूँ, तो अपना रेगुलर डाउट सेशन तो होते ही रहते हैं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। हर एक टॉपिक के डाउट सेशन होते हैं, और उसके बाद अपने जो भी चैप्टर्स है उसके डाउट सेशन के बाद टेस्ट सीरीज वगैरह के डाउट सेशन होते हैं, डीपीपी के डाउट सेशन होते हैं, हर एक चीज के डाउट सेशन होते हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में, अगर आप जैम की प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप गेट या सीएसएन नेट दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्वांटा केमिस्ट्री के साथ, और जल्द ही बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपके हमारे पास होती है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का अपना टॉपिक है वो होगा, टॉपिक शुरू कर लेते हैं, एक बार देखिए सामने बोर्ड पे। देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा बोहर मॉडल। जी बोहर मॉडल अगर मैं बात करता हूँ, तो ये बोहर मॉडल कहाँ आता है, कौन से चैप्टर में आता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बोहर मॉडल अपना आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बोहर मॉडल उसमें आता है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल से अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो सीएसआई नेट हो या आईआईटी जैम हो, चाहे गेट हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पीवाईक्यू अगर आपने देखे हो तो वहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। और उसके अलावा जो हम जीवान इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जीमान इफेक्ट को कैसे कोऑर्डिनेशन से कनेक्ट करूंगा, आइए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक बार। देखो बोहर मॉडल क्या होता है। 1911 की बात है जब बोहर ने अपना मॉडल दिया था, 1911 की बात है ये। ठीक है, अब 1911 में बोहर मॉडल का मॉडल आता है ना, जो वो मेनली किस लिए आता है, वो लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर मॉडल दिया जाता है, और एकदम सक्सेसफुल मॉडल होता है। मैं कहूंगा पहला मॉडल था जो अपना लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है। इससे पहले रदरफोर्ड वगैरह मॉडल आते हैं, बट वो न्यूक्लियस के साथ डील करते हैं। बोहर मॉडल अपना पूरे एटम को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें लिमिटेशंस भी थी बहुत सारी, उन लिमिटेशंस को भी देखेंगे। देखिए अगर मैं बोहर मॉडल की बात करता हूँ, तो बोहर मॉडल के लिए एक अजम्पशन थी। बोहर ने एक अजम्पशन लेके चला था जिसपे उसका मॉडल बेस्ड था। वो अजम्पशन क्या थी, आइए एक बार देख लेते हैं। बोहर मॉडल की अजम्पशन थी कि उसने माना था, जब मेरा एक इलेक्ट्रॉन होता है, देखो हमें पता चल गया था रदरफोर्ड मॉडल से, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कुछ ऐसी बात थी। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो जब भी एक पार्टिकल रिवॉल्व करता है, मतलब मोशन में होता है, तो उसके पास मोमेंटम होता है। अब यहाँ पे मोशन कैसा है, अपना मोशन कैसा है, मोशन हमारा सर्कुलर है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बोहर ने बोला था, ये इसकी अजम्पशन थी, कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है मतलब कोई भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो इसने बोला एलई, एलई हमारा सिंबल होता है एंगुलर मोमेंटम का, ई मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एमवीआर, एमवीआर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, एन एच कट के। यहाँ पे अब ये एन क्या होता है, एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब एक इंटीजर वैल्यू होगी। अगर मैं एच कट की बात करता हूँ, तो एच कट क्या होता है अपना, एच कट होता है एक कांस्टेंट होता है, जिसको अपन लिखते हैं एच अपॉन 2 पाई से। एच क्या होता है अपना, प्लैंक कांस्टेंट होता है। देखिए जो बोहर का मॉडल था वो एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड था। वो हाइपोथेसिस क्या थी, एंगुलर मोमेंटम को उसने क्वांटाइज्ड माना था। अब ये क्वांटाइज्ड की जो बात होती है ना, सबसे पहले ये दी जाती है प्लैंक्स द्वारा। ठीक है, प्लैंक ही था जिसने सबसे पहले बताया था कि लाइट क्वांटाइज्ड होती है, लाइट में क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि बोहर मॉडल था जो क्वांटाइजेशन वाली उसकी हाइपोथेसिस थी, वो प्लैंक हाइपोथेसिस पे बेस्ड थी।
आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी एक पार्टिकल रोटेट करता है ना किसी भी बॉडी के अराउंड, तो अपने को पता है जब भी एक पार्टिकल रोटेट करेगा तो उस पर दो टाइप की फोर्स लगती है। एक टाइप फोर्स होती है जो उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद दूसरी फोर्स लगती है जो आउटवर्ड साइड लगती है, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना कंटिन्यूअसली, तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाती है, काउंटर बैलेंस हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन अपना कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। तो अपनी क्या बोल सकते हैं अपन, जो फोर्स है सेंट्रीपिटल वाली, ठीक है, तो इसको सेंट्रीपिटल को सीपी से लिख देते हैं, वो इक्वल होती है सेंट्रीफ्यूगल की सीएफ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दो फोर्स हो गई। सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, इसका ओरिजिन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है अपना के, के बाद आता है अपना Q1 Q2 अपॉन आर, और ये इक्वल होता है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने कभी फिजिक्स में पढ़ा हो बचपन में, तो वो होता है mv² अपॉन आर, जहां पे Q1 Q2 क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। आर क्या होता है जी, ये रेडियस होता है, ये डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वेलोसिटी हो गई। अब एक बात सुनना ध्यान से, देखो जो ना बोहर मॉडल होता है ना, उसको जनरली अच्छी बुक्स में ऐसा लिखा जाता है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बोहर मॉडल ओनली एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन एटम पे। मतलब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, उसी पे वो एप्लीकेबल होता है। अब एक बात करूं अगर मैं, कि Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब सबको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁻। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है, तो दोनों का चार्ज क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं तो दोनों का चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, के ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 इक्वल है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल। मैग्नीट्यूड की टर्म में अगर बातें करता हूं तो ई स्क्वायर में लिख सकता हूं, तो ये अपना फॉर्मूला हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, जो ये वाली चीज है, देखो इस वाली चीज से, इस रिलेशन से अगर मैं यहां से क्या करता हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो क्या आएगी मेरी, एन एच कट अपॉन एम वी आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को मैं यूज करने जा रहा हूं, इसमें ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी की वैल्यू एन एच कट अपॉन एम वी को मैं यहाँ पे यूज करने चाह रहा हूँ, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सामने देखिए एक बार, के ई स्क्वायर था अपॉन क्या आ जाता है, आर आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर आ जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एच कट अपॉन क्या आ जाएगा, एम वी आ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनिए बातों को, अब स्क्वायर को खोलते हैं एक बार, देखते हैं क्या आता है, मास है, एन स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एच कट का स्क्वायर आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई एम स्क्वायर आ जाएगा और वी स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना बातों को, कुछ ऐसी बातें बन जाएगी ना, देखिए, और एक सेकंड, एक छोटी सी चीज हो गई, मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, आर स्क्वायर को अपन भूल गए थे, क्योंकि सेंट्री जो कूलम्बिक फोर्स होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, आर स्क्वायर को अपन भूल गए थे, तो आर स्क्वायर को लिख लेते हैं एक बार, देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, देखिएगा एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, ओ सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला भी अपन ने गलत पुट कर दिया, थोड़ा सा देखिएगा एक बार, पीछे जाते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पे क्या है, मास है और यहाँ पे रेडियस आएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। एक बार पीछे जाओ, देखो एन एच कट अपॉन एम वी, यहीं पे गलत लिखा गया, देखो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे वी नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, देखना एक बार, तो देखो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं रेडियस को इस साइड ले जाऊंगा, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी, एच कट का स्क्वायर हो जाएगी अपॉन, देखो यहाँ पे मास था मेरा, ठीक है, मास है और एक ऊपर मास है, मास कट जाएगा और के ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर अपॉन एम, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये रेडियस की एक वैल्यू आ चुकी है, अगर आप इस वैल्यू में ध्यान से देखोगे ना, तो रेडियस की वैल्यू में क्या है, एन है, एन क्या एक इंटीजर है, उसके बाद एच कट एक कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ जूल सेकंड होती है। उसके बाद के भी एक कांस्टेंट होता है, देखो मैं वैल्यू भी लिख लेता हूँ सभी की, देखो एच कट मेरा कांस्टेंट है, एच कट सॉरी एच कांस्टेंट है, और वो क्या होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। के क्या होता है अपना, के भी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹
ठीक है। ई अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी कांस्टेंट होता है, जो कुछ इतना होता है, -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अपना कांस्टेंट है, जो इक्वल होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। अब ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इस n स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं सारी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो जो मेरी रेडियस की वैल्यू यहां से आ जाती है, वो वैल्यू आ जाती है 52.9 पिकोमीटर मल्टीप्लाई n स्क्वायर। तो यहां से अपने को पता चलता है रेडियस है ना, वो रेडियस सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पे डिपेंड होता है, जो होती है मेरी 50 n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। अभी n क्या होता है? n को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट की टर्म में। जैसे मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट बने होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सेकंड ऑर्बिट आएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो मैं किसी भी ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस निकाल सकता हूँ। मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में बैठा है, तो इसकी रेडियस अगर मेरे को निकालनी हो, n की वैल्यू 2 पुट करनी है, रेडियस आ जाएगा। बट याद रखिए ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। अब देखो ये रेडियस की वैल्यू को अगर मैं पीछे पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वो थी मेरी NH कट हो गया अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, देखना पीछे मास है, मास से रेडियस की मल्टीप्लाई की गई है। मास है, मास से रेडियस की मल्टीप्लाई, जो कि आ जाती है 52.9 पिकोमीटर मल्टीप्लाई n स्क्वायर। अब ध्यान सुनना मेरी बातों को, देखो n से n कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है, साथ में देखो h कट कांस्टेंट है, मास फिर से कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है ये। जब मैं सारी वैल्यू को पुट कर दूंगा तो वेलोसिटी आ जाती है 2.818 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन n। तो देखना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ एक n पे डिपेंड कर रही है, जो क्या होता है जी? मेरा इंटीजर होता है। तो रेडियस वेलोसिटी दोनों ही एक इंटीजर वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, मतलब दोनों ही क्या है? क्वांटाइज्ड है। आइए अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकालते हैं, ध्यान से सुनना। देखो जब भी मेरा चार्ज पार्टिकल, ये मेरा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब जब भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, इसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी। पहली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में है, तो इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। उसके अलावा इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। कुछ ऐसी बात है। तो टोटल एनर्जी का अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुछ ऐसी बात है। अब एक बात बताना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन से पता है अपने को, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यही बात है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो अपने को अगर फोर्स का फार्मूला पता है ना, देखिए ये मेरी फोर्स का फार्मूला था। कौन सी? कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो एनर्जी बन रही है। और फोर्स एनर्जी में एक छोटा सा रिलेशन होता है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अपन कुछ ऐसा बोलते थे। देखिए वर्क डन की डेफिनेशन याद कीजिए, वर्क डन किसके इक्वल होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता था ना, ऐसी बात थी। अब वर्क डन क्या होता है? एनर्जी की एक फॉर्म ही तो होती है, और फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? एक रेडियस है। अगर मेरे को फोर्स का फार्मूला पता है, उसको मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वही मेरी एनर्जी का फार्मूला बन जाता है। पीछे जाइए, ये मेरे फोर्स का फार्मूला था, इसको मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? आर है। अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए के और Q1 Q2 अपॉन आर बन जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आएगा, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिएगा बातों को। अब देखो Q1 Q2 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को मैं ई लिख सकता हूँ। बट अब की बार एक छोटे सा चेंज मैं कर रहा हूँ, उस चेंज को नोट करिएगा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे के, यहाँ पे एक को ई लिख रहा हूँ और दूसरे को माइनस ई लिख रहा हूँ, और डिवाइड कर देता हूँ आर से। अब बातों को सुनना ध्यान से। अब पिछली बार माइनस ई नहीं किया था, पिछली बार मैंने दोनों को ई स्क्वायर लिया था, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड लिया था। अब हालांकि देखा जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो -1.6 ही होता है। अगर वो -1.6 होता है ना, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया? अगर ना यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया बट यहाँ पे ले लिया, ऐसा क्यों? देखो जो फोर्स होती है ना, फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो फोर्स को ऑलवेज पॉजिटिव रखना होता है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड लिया जाता है। बट एनर्जी, एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, इसलिए एनर्जी को नेगेटिव टर्म में लिखा जाता है। और ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है ना, यही डिनोट करता है किसको? ये डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को डिनोट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में थोड़ा। देखो यहाँ पे देखो एक चीज नोट करना है, यहाँ पे क्या मेरा एम वी स्क्वायर आ रहा है? क्या एम वी स्क्वायर? देखना इस एम वी स्क्वायर को, देखना बस। देखो यहाँ से एम वी स्क्वायर, ये भी मेरा क्या है? एम वी स्क्वायर है। यहाँ से अगर मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये रेडियस से मैं इस रेडियस को कैंसिल आउट कर सकता हूँ ना, बातों को सुनना। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? के
ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे जाके ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? हाफ तो मेरा एज इट इज आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई, उस साइड वाली मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई। कुछ ऐसी बातें है ना। अब यहाँ पे भी मेरे को मैग्नीट्यूड लेना, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। वो रिप्रेजेंट करती है अट्रैक्शन और रिपल्शन को। अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, अगर पॉजिटिव है तो रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वो क्या आ जाता है मेरा, हाफ के ई स्क्वायर आ जाता है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरी पोटेंशियल, ये वाली पोटेंशियल है, ये वाली काइनेटिक है। अब देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। टोटल, पहले एक बार टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। देखिए टोटल एनर्जी क्या आएगी, इसमें से इसमें सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। कुछ ऐसी बात है ना, हाँ जी ऐसी बात है। अब देखो इन चीजों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई थी वो आई थी हाफ के ई स्क्वायर, यही बात है। और जो मेरी टोटल एनर्जी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -12 के ई स्क्वायर। देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू यही है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये वाली है, तो माइनस आ जाएगा। देखना एक बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर। अभी अगर इन तीनों में मैं रिलेशन डिफाइन करना चाहूँ ना, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया IIT जैन में। देखिए इन तीनों का रिलेशन डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है मेरी टोटल एनर्जी के, बस यहाँ पे मेरे को नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि टोटल एनर्जी के नेगेटिव कर दूंगा तो काइनेटिक के इक्वल आ जाएगी। अगर पोटेंशियल का भी रिलेशन लिखना चाहूँ तो मेरे को -1/2 करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। ये तीनों में एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू तो मेरे को पता है क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू में पुट कर दूंगा। रेडियस की वैल्यू क्या आती है, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर एम, यही होती है ना रेडियस की वैल्यू। आइए इस रेडियस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ हो जाएगा, के हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू को पुट करना है एक बार, एन स्क्वायर है, एच कट का स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा के ई स्क्वायर एम हो जाएगा। ऐसी बात है ना। अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर हो गया, उसके बाद ई स्क्वायर ई की पावर 4 हो गया, मास हो गया अपॉन एन स्क्वायर हो गया, एच कट स्क्वायर हो गया। ऐसी बात है ना, ध्यान से सुनना बातों को। ये मेरी टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। अब देखो के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट की अगर वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ तो जो मेरी एनर्जी की वैल्यू आएगी, आइए एनर्जी की वैल्यू को लिख लेते हैं। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में बात करता हूँ तो ये मेरी क्या आ जाती है, एनर्जी की वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। अगर मैं यूनिट चेंज कर दूंगा, क्योंकि एनर्जी की क्या हो सकती है, बहुत सारी यूनिट हो सकती है, जैसे यूनिट चेंज करूंगा, जैसे अगर मैं किलो जूल पर मोल की बात करता हूं तो ये मेरी एनर्जी की वैल्यू आ जाती है, किसकी जी, किलो जूल पर मोल की बात करता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जूल पर एटम में तो ये वैल्यू बन जाती है 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर। ये बन जाती है मेरी जूल पर एटम के टर्म में। और कैसे कैसे लिख सकते हैं एनर्जी, दो तीन वो होते हैं इसके डेफिनेशन, वो भी लिख लेते हैं। देखिए बराबर इक्वल होती है -RH, और यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर, ये यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स की। इसके अलावा -1/2 एन स्क्वायर, ये यूनिट होती है अपनी एटॉमिक यूनिट। सॉरी देखना, तो ये एनर्जी की ना 5 अपनी डेफिनेशन लिख दी जाती है, मतलब 5 टर्म में एनर्जी कैलकुलेट करवा सकता है आप लोगों से। बस आपको एन की वैल्यू पुट करनी है, और एन क्या होता है, यहाँ पे ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व कर रहा है। तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो, रेडियस भी निकाल सकते हो, एनर्जी भी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तीनों फॉर्मूले मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। बट ये वैलिड होते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को और डिस्कस करते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम में होता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वहां पे वैलिड होते हैं। बट अगर मैं बात करूंगा हीलियम एटम की, वहां पे आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये वैलिड नहीं होगा। बट जब हीलियम पॉजिटिव की बात करूंगा ना, वहां पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये वैलिड हो जाएगा। मतलब जो ये बोर का मॉडल होता है ना, ये वैलिड होता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक ही हो। बट एक बात था ना, जब मैं हीलियम पॉजिटिव के लिए डेरिवेशन करने जाऊंगा तो डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीलियम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं मेरे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं, मतलब Z की वैल्यू मेरी अलग होती है। तो Z की वैल्यू को भी मेरे को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। अब देखिए डेरिवेशन की एकदम शुरुआत में जाते हैं, डेरिवेशन को देखते हैं। देखिए अगर मैं डेरिवेशन में शुरू में ही यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे E रख लेता और यहाँ पे ZE रख लेता, तो जो रेडियस का मेरा फॉर्मूला आगे बन के आता ना, ये वाला फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे अगर आप खुद से डेरिवेशन करके देखोगे ना एक बार,
यहाँ पे z आ जाएगा, मतलब डिवाइड में z आ जाता है रेडियस के फॉर्मूले में। अब डेरिवेशन करके देखना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में रखोगे ना, तो वेलोसिटी वाले में ये मल्टीप्लाई में z आ जाएगा। पक्का ही देखना, यहाँ पे z क्या हो सकता है, जैसे मैं हीलियम पॉजिटिव की बात करता हूँ ना, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। आइए आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू अगर मैं करूंगा, एनर्जी वाले फॉर्मूले में अगर मैं रखूंगा ना, तो एनर्जी वाले फॉर्मूले में r रखूंगा, z रखूंगा, तो वहां पे सारी चीजें z कहाँ पे आ जाएगा, z स्क्वायर में आ जाता है। यहाँ पे z क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हर एक फॉर्मूले में मैं क्या कर दूंगा, z स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पे z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, किसी भी और एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या ले लिया, जैसे हीलियम पॉजिटिव ले लिया या लिथियम 2 पॉजिटिव ले लिया, लिथियम 2 पॉजिटिव के केस में z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये मेरे छोटे मोटे डेरिवेशन थे किसके लिए, हाइड्रोजन एटम की, अगर मेरे को रेडियस, वेलोसिटी या फिर एनर्जी निकालनी है। आइए एक दो बातें और कर लेते हैं। देखिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इसके अलावा आप लोगों से पूछ ले कि जो मेरा हाइड्रोजन एटम है उसमें ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले उसी को जान लेते हैं। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, अब ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी बार रिवोल्यूशन किया अपने न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं इन 1 सेकंड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। एक शेल में कितनी बार इलेक्ट्रॉन रोटेट कर गया। अब इसका फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का अपना वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अब एक बात था ना, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिवोल्यूशन ज्यादा होंगे, डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा सर उसका शेल का, तो अपना जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है वैल्यू कम हो जाएगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कम काट पाएगा। अब एक बात देखना, जो वेलोसिटी होती है ना, अपन देख चुके हैं किस पे डिपेंड करती है, जेड अपॉन आर पे डिपेंड करती है। अगर आप लोगों को याद हो, पीछे जाओ एक बार, देखो एक बार थोड़ा, वेलोसिटी z अपॉन n पे डिपेंड करती है, रेडियस n स्क्वायर अपॉन z पे डिपेंड करता है, कुछ ऐसी बात है ना। तो ये देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब सर्कल के डिस्टेंस की भी बात करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, जो क्या होता है मेरा 2 पाई r होता है, कुछ ऐसी बात है। और यहाँ पे जो रेडियस है ना, ये रेडियस डिपेंड करता है किस पे, n स्क्वायर अपॉन z पे। ओ सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, z अपॉन n लिखना था अपने को, z अपॉन n पे डिपेंड करता है। अब एक बात देखना, वेलोसिटी अगर मैं लिखूं ना यहाँ पे कि ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है मेरी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, देखो z अपॉन n पे। क्यों, क्योंकि वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली r के है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा n स्क्वायर नीचे आएगा और z ऊपर चला जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब पे। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाता है, जिसकी वैल्यू कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब आ जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ ले कि ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, तो z और n की वैल्यू पुट करना, आपकी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक टर्म होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका निकालना हो, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम इलेक्ट्रॉन ने लगाया है, उसको कैसे निकालूंगा, बेहद सिंपल है। टाइम अगर निकालना हो तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है, और जब मैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन निकालूंगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाती है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्यूब आ जाएगा और z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसको उल्टा करना है, जस्ट देखिए ये जो पीछे था ना, इसको रिवर्स कर देना है, तो n क्यूब ऊपर चला जाएगा और z स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और टाइम हमेशा क्या होता है अपना, सेकंड में होता है, तो टाइम अपन कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट टर्म बच जाती है, अगर आप लोगों से पूछ ले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना हाइड्रोजन एटम के केस में, तो वो क्या होगा, उसका रिलेशन क्या बनेगा, आइए उसके रिलेशन को भी देख लेते हैं। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पीछे जाओ एक बार देखना, वर्क डन का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, ये रहा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू आर होता है, डिस्टेंस मतलब आर ही तो है ये। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन आर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एनर्जी अपॉन आर होता है, कुछ ऐसी बात है। अब देखो जो एनर्जी है, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। जो रेडियस है किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड पे डिपेंड करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगी, जेड स्क्वायर एन पे डायरेक्टली करेगी, क्योंकि एनर्जी के डायरेक्टली है। फोर्स इनवर्सली है रेडियस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा और जेड मेरा ऊपर आ जाएगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड की क्यूब के और एन की पावर 4 के। तो याद रखना है, जब भी फोर्स का रिलेशन पूछे तो फोर्स का रिलेशन जेड क्यूब अपॉन एन 4 होता है।
तो ये थी बोहर मॉडल की मेरी कुछ बातें। मैं कहूंगा बोहर मॉडल में इतना ही था, ठीक है। बोहर मॉडल अपने को कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता है कि रेडियस क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी क्या होती है, या फिर मैं कहूँ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टाइम पीरियड और वाइटल फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें बोहर मॉडल के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं, तो आप एक बार ट्राई करना खुद से, ये फॉर्मूले याद रखना, आपके क्वेश्चन पक्का ही हो जाएंगे, ठीक है। आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ ना बोहर मॉडल की, तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। आइए उन ड्रॉबैक्स को देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर मैं बोहर मॉडल के ड्रॉबैक्स की डिस्कशन करूं कि क्या ड्रॉबैक्स थे या फिर क्या लिमिटेशन थी बोहर मॉडल की, उनको देखते हैं। सबसे पहली बड़ी लिमिटेशन तो यही थी कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे ये वैलिड नहीं था। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे, जो हमारी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है ना, जैसे हीलियम वगैरह हो गया, तो उस पे ये बोहर मॉडल वैलिड नहीं था। दूसरा, इसने लाइन स्पेक्ट्रा को तो एक्सप्लेन कर दिया था, बट ये फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब ये फाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, देखिएगा। फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लाइन स्पेक्ट्रा और फाइन स्पेक्ट्रा दोनों समझाऊंगा, एक बार थोड़ा सा टाइम देना। देखिए आगे इसके बाद इसने स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया। स्पेक्ट्रा कौन सा, जो मेरा होता है स्पेक्ट्रा अराइज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की लगने वाले वजह से जो स्पेक्ट्रा होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये बार बार स्पेक्ट्रा आ रहा है ना, इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रा राइज होता है उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं, और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रा राइज होता है उसको स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ जो मेरी ड्रॉबैक होती है, लिमिटेशन होती है, वो होती है हमारी कि इसने बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन ना सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, बट एक्चुअल में बोहर के अकॉर्डिंग जो सर्कुलर ऑर्बिट वाला कंसेप्ट था वो गलत था, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। इलिप्टी यहाँ पे इलिप्स वाला, इलिप्स रोटेशन होता है, ठीक है, इलिप्स लिख देते हैं। इलिप्स वाला क्या करता है, इलिप्स ऑर्बिट में रोटेट करता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, कुछ ऐसी बात थी। उसके बाद देखो बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, एटम 2D था, फ्लैट था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा, एकदम फ्लैट था। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन होती है ना, वो 3D शेप में होती है, जो आगे जाके स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 2D फ्लैट, मतलब एकदम हमारा जो एटम का मॉडल था वो 2D था, जो कि बात एकदम गलत थी। इसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में कुछ नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन स्पिन होती है नहीं होती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद जो लास्ट इसकी ड्रॉबैक बच जाती है वो ये है, ये क्या करता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है, ठीक है। वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, जो आगे जाके आता है 1927 में, जो बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन की एक टाइम पे रेडियस और वेलोसिटी को मेजर करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। बट बोहर ने रेडियस और वेलोसिटी को एक साथ मेजर कर दिया था एक्यूरेटली। वही हाइजेनबर्ग बोलता है एक्यूरेट मेजरमेंट दोनों की एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। आइए इन लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फाइन स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ। स्पेक्ट्रा बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया देते हैं स्पेक्ट्रा होता क्या है। अब देखिए, जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ ना, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, कुछ एनर्जी लेवल्स बने होते हैं मेरे न्यूक्लियस के अराउंड। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लेवल होता है n = 1, ये इक्वल टू होता है 2, ये इक्वल टू होता है 3, और ये इक्वल टू होता है n = 4, कुछ ऐसी बात होती है ना। अब देखिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहाँ बैठा होता है, जब मैं इसको बाहर से एनर्जी देता हूँ, नई एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ऊपर चला जाता है। और जब ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ऊपर जाता है ना, मान लीजिए n = 4 में चला गया, अब ये नीचे आने की कोशिश करेगा थोड़े टाइम बाद। जब ये नीचे आएगा ना, तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये एनर्जी ना जब रिलीज होती है, मे भी विजिबल रीजन में लाई कर जाती है, मे भी नहीं भी करती है। कई बार यूवी में कर जाती है, कई बार विजिबल में, और कई बार इंफ्रारेड में लाई कर जाती है। देखिए, तो यहाँ पे एनर्जी लाई होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है। अब ये क्या कर सकता है, पॉसिबल ट्रांजिशन दिखा सकता है। अब ये जो ट्रांजिशन होते हैं ना, इन्हीं को स्पेक्ट्रा बोला जाता है। हर एक ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक लाइन देखने को मिलेगी स्पेक्ट्रा में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है ऊपर, और नीचे आएगा ना तो एक एक लाइन देखने को मिलेगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। जब n = 1 पे आता है ना, तो इसको अपन लाइमन सीरीज बोलते हैं, अगर कुछ बातें याद आ रही हो तो। n = 2 पे जब ट्रांजिशन होता है उसको बामर सीरीज बोलते हैं। n = 3 पे जब ट्रांजिशन होता है उसको पास्टन सीरीज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे अपना n = मान लो इलेक्ट्रॉन और भी ऊपर चला गया, तो 4 पे जब आता है उसको ब्रैकेट, 5 पे जब आता है तो फंड, और फिर हम्फ्री सीरीज वगैरह आती है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लाइंस देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आता है और n = 2 में आ जाता है,
तो ये रीजन हमारा विजिबल रीजन में होता है, और जो ऊपर वाले सारे होते हैं वो आईआर रीजन में होते हैं, और ये नीचे वाला यूवी रीजन में होता है। तो कुछ इस तरह का प्रकाश स्पेक्ट्रा अपने को देखने को मिलता है। आपने अगर बुक्स में देखा हो कहीं पे, तो ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रा की लाइंस देखने को मिलती है। मान लीजिए ये मेरी यूवी वाली लाइंस हो गई, उसके बाद विजिबल्स की लाइंस देखने को मिलेंगी कुछ ऐसी, ये विजिबल की लाइंस हो जाती है। फिर मेरे को कुछ आईआर्स की लाइंस देखने को मिलती है। मतलब हर एक ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक लाइन देखने को मिलती है, और वो एक लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यही होता है मेरा लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया, देखो ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या है। अब बात है ना, ये जो एनर्जी लेवल है ना बोहर के अकॉर्डिंग, ये एनर्जी लेवल एकदम फिक्स है। इसकी एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी होगी E1 वो एकदम फिक्स होगी, इसकी एनर्जी जो होगी E2 वो फिक्स होगी, E3 एनर्जी भी फिक्स होती है। अगर ये सारी एनर्जी लेवल फिक्स होती है ना, तो इनके बीच का जो डेल ई है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो डेल ई होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइंस आएंगी ना, ऑलवेज एक फिक्स्ड वैल्यू पे ही आती है। यही होता है लाइन स्पेक्ट्रा। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल। बोहर ने ही बताई थी ये बात कि जो एनर्जी लेवल होते हैं ना वो एकदम क्वांटाइज होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, ये तो रदरफोर्ड ने बता दिया था, बट बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो न्यूक्लियस के अराउंड, बट वो एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में घूमेगा। ये नहीं है कहीं पे भी रोटेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, या तो इस एनर्जी लेवल में रोटेट करेगा या फिर इसमें, बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन का जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बोहर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आता है वो एकदम एक्यूरेट मैच कर जाता है। क्या बातें समझ आ रही है क्या अपने को? आइए आगे बढ़ते हैं। देखो ये होता है लाइन स्पेक्ट्रा। अब बट ये फाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है उस चीज को समझते हैं। देखो जब यहाँ पे एक लाइन को जूम करके देखा गया ना, तो यहाँ पे ये देखने को मिला हमें, एक लाइन भी क्या होती है फर्दर, दो तीन लाइंस का कॉम्बिनेशन होती है, दो तीन लाइंस उसमें होती है, और वो दो तीन लाइंस क्या होती है, एकदम पास पास होती है, एकदम पास पास। अब इसी को बोला जाता है फाइन स्पेक्ट्रा। अब उसके बाद एक टर्म हमने यूज की थी कि स्पेक्ट्रा अराइज ड्यू टू मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या होता है, देखो ये लाइन स्पेक्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट इस लाइन स्पेक्ट्रा में क्या कर देता हूं, अगर मैं गलती से मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं ना, तो ये जो मान लीजिए ये वाली लाइन है ना, एक लाइन है, अब ये मान लेते हैं तीन लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, तो यहाँ पे मेरे को स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। अब ये स्प्लिटिंग क्यों होती है इस चीज को समझते हैं। देखो ये सिलेबस में होता है, अगर आप लोगों को लग रहा कि सिलेबस में नहीं होता जैम वगैरह के में, तो सिलेबस में होता है। इस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे अब क्वांटम मैकेनिक्स से, क्योंकि क्वांटम अपनी जैम में सिलेबस में होती है, ठीक है। तो क्वांटम से थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, सब चीजें क्वांटम से रिलेटेड है। देखिए जानी पहचानी चीजें लगेंगी। जो अपना जो अपने क्वांटम नंबर होते हैं ना, एजिमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उनका ओरिजिन यहीं से होता है। ये जो जूम करके फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है ना, इसी को सोमरफेल्ड मॉडल बोलते हैं, जहां से अपना एजिमुथल क्वांटम नंबर एल जहां से ओरिजिन होता है, वो एजिमुथल क्वांटम नंबर का ओरिजिन सोमरफेल्ड मॉडल से ही होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्डों की स्प्लिटिंग हुई है, जिसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं, यहीं से हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। जो अपने क्वांटम नंबर पढ़े होंगे ना, एन एल एम एस, जो तीन क्वांटम नंबर है, पहला क्वांटम नंबर बोहर द्वारा दिया जाता है, जो अपना वही अभी डिस्कस किया एन, ठीक है। उसके बाद एल और एम आता है अपना जीमान इफेक्ट और सोमरफेल्ड मॉडल से। आइए उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं, जब बोहर मॉडल आया उसके बाद 1915 में अपना सोमरफेल्ड मॉडल आता है, सोमरफेल्ड मॉडल। अब ये सोमरफेल्ड मॉडल क्या होता है, ये बोहर मॉडल का थोड़ा एक्सटेंशन होता है। क्या होता है इसमें, ये बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा होता है, इलिप्स की टर्म में होता है। एक चीज ये करेक्ट करता है बोहर मॉडल की। दूसरी चीज जो बोहर मॉडल की ये करेक्ट करता है वो होती है मेरी क्या, कि ये बोलता है इलेक्ट्रॉन ना ऑर्बिट में रोटेट करता है, नो डाउट, बट वो ऑर्बिट के साथ साथ ना हर एक ऑर्बिट में फर्दर से क्या होती है, मतलब हर एक शेल में, ऑर्बिट मत ऑर्बिटल लिख दिया, सॉरी ऑर्बिट आएगा, ठीक है। हर एक ऑर्बिट में क्या होगी, फर्दर सब शेल्स होती है। मतलब शेल के अंदर भी क्या होती है, फर्दर सब शेल होती है। क्या होती है जी, सब शेल होती है। अब ये क्या होती है, आइए चीजों को समझते हैं। देखिए नाम सुना होगा अपन ने, सब शेल क्या होती है। देखिए ये मेरा न्यूक्लियस है, मान लो ये मेरी शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, ये बोहर के अकॉर्डिंग था। फिर सोमरफेल्ड आता है, सोमरफेल्ड बताता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे रोटेट नहीं करता, इसके अंदर फर्दर भी सब शेल्स बनी होती है, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सब शेल में ही रोटेट करता है। अब ये दो चीजें कौन बताता है, मेरा सोमरफेल्ड बताता है। हालांकि दो चीजें बताने की कोशिश करता है, बट दोनों को गलत ही बताता है। क्यों, आइए देखिएगा। सबसे पहले अपने देख लेते हैं सबसेल वाला कंसेप्ट। अब ये सबसेल क्या होती है, आप लोगों ने पक्का ही फार्मूला पढ़ा होगा कि एक ऑर्बिटल में, सॉरी एक ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में अगर मेरे को सबसेल काउंट करनी है तो कैसे करते हैं उस चीज को। देखिए ऑर्बिट में सबसेल कितनी होती है, ध्यान सुनिएगा बातों को। अगर मेरे को ऑर्बिट में सबसेल निकालनी हो ना, तो वो इक्वल होती है एन के। एन मतलब मान लीजिए मेरे को nth ऑर्बिट में निकालनी है, यहाँ पे मैं nth ऑर्बिट और लिख देता हूँ। अगर मेरे को nth ऑर्बिट में सबसेल निकालनी है तो वो n के इक्वल होती है। इसका क्या मतलब है जी, मान लीजिए मैं फोर्थ शेल की बात कर रहा हूँ या फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो फोर्थ ऑर्बिट में चार ही क्या होंगी, मेरी सब शेल होंगे, चार ही क्या होंगी, मेरी सब शेल होंगी।
अब इसी को बताया था किसने, सोमरफेल्ड ने। इसने बोला था सब शेल की होगी ना, पहली सब शेल होगी उसकी वैल्यू 1, दूसरे की 3, तीसरे की 4, और ये सॉरी 1 2 3 4 कुछ ऐसी वैल्यू होती है। इसने इसको डिफाइन किया था के से, और के को इसने बोला था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है ये मेरा, ठीक है, के 1 2 3 4 होता है, इसने ऐसे डिफाइन किया था। अब इसने इलिप्सिकल ऑर्बिट के उसको कैसे डिफाइन किया उस चीज को समझते हैं। देखो इसने बोला मान लीजिए मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कुछ ऐसी बात है ना। अब इसने बोला ये वाली जो मेरी चीज है ना, ये वाली जो मेरी चीज है, इसको इसने डिफाइन कर दिया एन, और ये वाली जो चीज है इसने इसको डिफाइन कर दिया के। एन और के दो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, इन दोनों को बोला जाता है। मान लेता हूं एन की वैल्यू क्या है मेरी 3 है, तो एल की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, एल की वैल्यू 3 हो सकती है, या एल की वैल्यू 2 हो सकती है, या एल की वैल्यू 1 हो सकती है। ये तीन पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि एन की वैल्यू 3 है तो तीन ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। पीछे जाइए एक बार, कुछ ऐसा ही लिखा है क्या, nth ऑर्बिट में n ही सबशेल होंगी, थर्ड ऑर्बिट में थर्ड ही सबशेल होगी। अब ये सबशेल ना, पहली सबशेल होती है एस सबशेल, दूसरी पी सबशेल, थर्ड सबशेल होती है डी, और फोर्थ वाली होती है जी मेरी एफ सबशेल होती है। आप लोगों ने पक्का ही पढ़ा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बोलता है कि जो एन और के का रेशियो होता है ना, वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कुछ ऐसे बोलता है। देखिए मान लेता हूं एन, मतलब ये वाला जो मेरा वर्टिकल वाला डिस्टेंस है वो मेजर एक्सिस है, के क्या है मेरा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये वाली क्या है माइनर एक्सिस है। एक बात बताना, जब एन और एल की वैल्यू दोनों सेम होगी, इसको डायमीटर बोलते हैं, अगर दोनों डायमीटर सेम होंगे तो परफेक्ट स्फीयर बन जाएगा ना, सॉरी परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कल में रोटेट करेगा। बट एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है। जब एल की वैल्यू 2 होगी, सॉरी यहाँ पे एल लिख दिया क्या, के लिखना है एक बार इसको, ठीक है, के लिखना भी एक बार, देखना एक बार, यहाँ पे के लिख लेते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, जब के की वैल्यू 2 होगी ना श्रिंक कर जाएगा, तो यहाँ पे रोटेशन कैसा होगा, मान लीजिए न्यूक्लियस है, अब ये श्रिंक कर जाता है तो रोटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले तो मेरा परफेक्ट स्फीयर था, देखो पहले परफेक्ट स्फीयर था क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी, अब स्फीयर नहीं रहा। ये जो एन है, जो हाइट है वो तो मेरी 3 रही, बट जो मेरी ये वाली ब्रेड्थ है, जो मेरी ये वाली ब्रेड्थ है, ये मेरी 2 हो जाती है। ऐसे ही और कम हो सकती है, तो कुछ ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाता है। ये मेरा न्यूक्लियस है, मेरी जो हाइट है ना, हाइट तो मेरी 3 है, बट जो विड्थ है ना, विड्थ क्या हो जाती है, अब की बार 1 हो जाती है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का इसने बताया जो रोटेशन होगा ना न्यूक्लियस के अराउंड, वो अलग अलग हो सकता है, कुछ सर्कल में है, कुछ इलिप्स है। बट ये बात है ना गलत थी, जो इसका कंसेप्ट था, ये वाली इक्वेशन इसने दी थी, ये भी गलत थी। इसको बाद में आके जो अपनी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वाला मॉडल है ना, वो इस बात को करेक्ट कर देता है, और यहाँ पे वो के को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एल से। पहले के आता है, के का ओरिजिन एजिम्यूथल क्वांटम नंबर का ओरिजिन सोमरफेल्ड देता है, बट उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एल से। फिर एल को नया डिफाइन किया जाता है, एल क्या होता है, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है, एल की वैल्यू इक्वल होती है किसके, के माइनस 1 के। मान लीजिए एन की वैल्यू मेरी 4 है, या एन की वैल्यू मान लेता हूं मैं 3 है, तो के की वैल्यू सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग क्या थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी। बट एल की वैल्यू क्या होगी, एक कम करते जाना, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, और मॉडर्न डे में यही वैल्यू पढ़ी जाती है। तो ये वैल्यू कहां से आती है, क्या चीजें रिलेट हो रही है क्या, सोमरफेल्ड मॉडल देता है इसको पहली बार, ठीक है। यहाँ पे 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एस सबशेल को, जिसको अपन शार्प सबशेल भी बोलते हैं। पी किसको, प्रिंसिपल सबशेल को। डी डिफ्यूज सबशेल को। एफ फंडामेंटल होती है, और जी जनरलाइज सबशेल होती है, ठीक है। तो सबशेल का कंसेप्ट कौन देता है, सबसे पहले हमारा सोमरफेल्ड मॉडल देता है। क्या बातें क्लियर हो रही है क्या। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने इलिप्स वाला ऑर्बिट पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रॉन है, सबशेल में रोटेट करता है। और इसके बाद इसने बोला था थर्ड पॉइंट, ये जो एक्सप्लेन करता है ना, फाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन कर देता है कि जो फाइन स्पेक्ट्रा है उसका ओरिजिन क्या होता है। आइए चीजों को पढ़ते हैं, फाइन स्पेक्ट्रा को भी देख लेते हैं एक बार। देखो फाइन स्पेक्ट्रा की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है फाइन स्पेक्ट्रा, देखते हैं एक बार। ये मान लीजिए n इजिकल टू 2 है, और ये मेरा क्या है, n इजिकल टू 1 है, कुछ ऐसी बात है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इनिशियली तो यहाँ पे बैठा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, मान लीजिए 2 पे चला गया। जब थोड़ी टाइम बाद वो नीचे आएगा ना, एक ट्रांजिशन दिखाएगा, और एक ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक लाइन मिल जाती है, इसी को मैं लाइन स्पेक्ट्रा बोलता हूँ, कुछ ऐसी बात है। बट इस लाइन स्पेक्ट्रा को जब जूम करके देखा गया ना, तो यहाँ पे स्प्लिट हो रहा था, स्प्लिट नहीं हो रहा था सॉरी, यहाँ पे ये लाइन स्पेक्ट्रा ना 2-3 लाइन का कॉम्बिनेशन था, मान लीजिए 3 लाइंस का कॉम्बिनेशन था, बट वो तीनों की एनर्जी क्या थी, बेहद पास पास थी। जब इसको हाई रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा जाएगा, तभी ये एनर्जी लेवल आएंगे, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। हाई रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप पावर से इसको जूम करके देखा गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बार, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर मॉडल, क्योंकि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग तो एक ही ट्रांजिशन होना चाहिए था, बट यहाँ पे मान लीजिए 2-3 ट्रांजिशन आ रहे थे, जिसको सोमरफेल्ड एक्सप्लेन करता है। कैसे? वो बोलता है ये यहाँ पे ट्रांजिशन होते हैं ना, शेल टू शेल नहीं होते, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे फर्दर क्या होते हैं, सब शेल भी होते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 1, वहां पे कितनी सब शेल होंगे, एक बार फॉर्मूला देखना पीछे जाके एक बार। जब nth शेल में क्या होती है, nth शेल में अगर सब शेल निकालनी हो मेरे को, वो क्या होती है, n के इक्वल होती है। कुछ ऐसी बात है ना। देखो फर्स्ट शेल है तो एक ही सब शेल होगी, इस सब शेल को मैं बोल देता हूँ, n की वैल्यू तो 1 है, फर्स्ट सब शेल है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब s सब शेल है। n की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे दो सब शेल होंगी, एक ये सब शेल है, एक ये सब शेल है। n की वैल्यू दोनों के लिए 2 है, बट एक के लिए l की वैल्यू 0 है, एक के लिए l की वैल्यू क्या है, 1 है। कुछ ऐसी बात है ना, क्योंकि दो सब शेल है, ये s सब शेल है, ये s है, और ये क्या वाली p वाली सब शेल है। अब देखना, अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ना, तो s सब शेल में जा सकता है, p सब शेल में जा सकता है। तो जो ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे ना, मेरे दो ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये फाइन स्पेक्ट्रा का रीजन होते हैं। अब देखो जो s और p सब शेल में जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बेहद कम होता है एज कंपेयर टू इस एनर्जी गैप के, 2 और 1 के एनर्जी गैप के बेहद कम होता है ये। इसलिए जो लाइन स्पेक्ट्रा का फाइन स्पेक्ट्रा होता है ना, वो बहुत पास पास आता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी गैप होता है ना इन दो ट्रांजिशन के बीच का, वो बेहद कम होता है। बट सोमरफेल्ड इस चीज को एक्सप्लेन तो कर पाया थोड़ा थोड़ा, बट वो जो नंबर ऑफ लाइंस बता रहा था ना फाइन स्पेक्ट्रा में, वो गलत आ रही थी। क्यों गलत आ रही थी? क्योंकि देखो फाइन स्पेक्ट्रा में अब 2 लाइन आनी चाहिए सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में जब ट्रांजिशन 2 से 1 होता है ना, तो फाइन स्पेक्ट्रा में भी एक ही लाइन देखने को मिलती है। अब इस चीज को कौन एक्सप्लेन करता है? दोबारा हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाता है, जो बोलता है ट्रांजिशन तो हो सकते हैं। देखो जो हमारे शेल के बीच ट्रांजिशन होते हैं ना 2 से 1, वो सारे अलाउड होते हैं, बट जब सब शेल से ट्रांजिशन होते हैं ना, वो सारे अलाउड नहीं होते। वो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजिशन ही अलाउड होते हैं, जिसके लिए सिलेक्शन रूल होता है, जिसको हम लेपोर्ट्रे सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेशन में कहीं पढ़ा हो, तो कहां से आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन में जो हमारा लेपोर्ट्रे सिलेक्शन रूल होता है, वो यहीं से आता है, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा इज इक्वल टू +-1, जो क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक सॉल्यूशन करना पड़ता है, वहां से एक डेरिवेशन निकल के आता है। ठीक है, अब एक बात बताना, L इज इक्वल टू 0 टू 0 ट्रांजिशन हो रहा है ना, उसके लिए डेल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो फॉरबिडन होता है। बट जो P2S ट्रांजिशन हो रहा है, 1 टू 0 ट्रांजिशन हो रहा है, डेल L की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी इस केस में, +1 हो जाती है, तो ये ट्रांजिशन मेरा वैलिड है। कुछ ऐसी बात है ना, तो इसीलिए तो बोलते हैं P2S का ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट S2S का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। क्या कोऑर्डिनेशन की कुछ बातें याद आ रही है क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो पढ़ते थे, वही एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये कोऑर्डिनेशन वाला, यहाँ से आता है वो। देखिएगा चीजों को, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए जब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ट्रांजिशन लेवल मेरा n इज इक्वल टू 3 है, और ये ट्रांजिशन लेवल n इज इक्वल टू 2 में हो रहा है। जब मैं लाइन स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ ना, तो एक ही ट्रांजिशन होगा मेरा, एक ही मेरे को लाइन स्पेक्ट्रा में लाइन देखने को मिलेगी। बट अगर मैं इसका फाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाहूँ ना, देखो n इज इक्वल टू 3, तीन सब शेल होंगी, एक s एक pd, ये s होगी, ये p होगी, ये d होगी। l की वैल्यू इसके लिए 2 होगी, इसके लिए 1, इसके लिए 0, बट इन तीनों के लिए n की वैल्यू क्या होगी जी, 3 होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के लिए n की वैल्यू 2 होगी, एक क्या है मेरी s सब शेल है, एक p है, 0 है, 1 है। कुछ ऐसी बात है। लाइन स्पेक्ट्रा में तो एक ट्रांजिशन हो रहे थे, बट फाइन में देखना कितने होंगे, एक ट्रांजिशन हो सकता है, दूसरा ट्रांजिशन हो सकता है, तीसरा ट्रांजिशन हो सकता है, चौथा ट्रांजिशन हो सकता है। इसके अलावा देखिए ये पांचवा ट्रांजिशन हो सकता है। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन 6 हो सकते हैं। अब देखते हैं अलाउड कितने होते हैं, जो मेरा सिलेक्शन रूल बताएगा, लेपोर्ट्रे सिलेक्शन रूल बोलते हैं इसको, +-1 बताता है। आइए देखिए पहला ट्रांजिशन देखिए, 0 टू s, इसके लिए 0 टू s डेल एल की वैल्यू क्या हुई, -1 हुई, तो अलाउड है। दूसरा देखिए 0 टू 0 अलाउड नहीं है। तीसरा देखिए p टू p अलाउड नहीं है, क्योंकि डेल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1-1 0 आ जाएगी। उसके बाद देखना ये D2P अलाउड है क्या, बिल्कुल अलाउड है, 2-1 1 ही होता है। उसके बाद देखो P2S अलाउड है क्या, बिल्कुल अलाउड है। उसके बाद देखिए D2S अलाउड नहीं है, डेल एल की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अपने को यहाँ पता चलता है, एक ऐसा रूल लिखवाते हैं ना, S से P में ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है, P से S में ट्रांजिशन हो सकता है, P से D में ट्रांजिशन हो सकता है, कुछ ऐसी बात होती है ना। बट ऐसा भी लिखवाते हैं ना कि S से D में ट्रांजिशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो यहीं से आता है, यही होता है फाइन स्पेक्ट्रा। तो जब इसको जूम करके देखा जाएगा, 3 लाइंस देखने को मिलेगी। फाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं इसको, सोमरफेल्ड मॉडल बताता है फाइन स्पेक्ट्रा को सबसे पहले। क्या बातें समझ आ रही है क्या? सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं ना, लेपोर्ट्रे सिलेक्शन रूल, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ओरिजिन यहीं से होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा सबसे बेहद यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, जो आप लोगों को समझनी होती है। तो फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है सोमरफेल्ड मॉडल। आइए अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं अपन जीमान इफेक्ट। क्या होता है जीमान इफेक्ट? जीमान इफेक्ट को देखते हैं। अक्सर ये टॉपिक पढ़ा नहीं जाता, बट ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से आता है, यहीं से आता है। एक बार देखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओरिजिन देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिए मेरे को थोड़ा।
देखिए क्या होता है जीमान इफेक्ट। अब मेरे को पता है लाइन स्पेक्ट्रा पे जब मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा वहां पे क्या हो जाता है, मेरे को स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। जैसे अगर एक ट्रांजिशन की बात करता हूँ ना, n इज इक्वल टू मान लो 2 से n इज इक्वल टू 1 में एक ट्रांजिशन हो रहा था, तो लाइन स्पेक्ट्रा में एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा था। ये किसकी बात है, लाइन स्पेक्ट्रा की बात है, क्योंकि एक ही ट्रांजिशन हो रहा था। जब मैंने इसका फाइन स्पेक्ट्रा मतलब इसको जूम करके देखा, तो जूम करके भी मेरे को फाइन स्पेक्ट्रा में भी एक ही ट्रांजिशन देखने को मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पे दो सब शेल है, एस और पी है, और यहाँ पे एस सब शेल है। तो जो एस टू एस का ट्रांजिशन था मैंने देखा पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, पी से एस ही हो सकता है। मतलब लाइन में भी एक है, फाइन में भी एक है, बट दिक्कत कब आ जाती है, जब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ ना, तब यहाँ पे ट्रांजिशन जो मेरे को देखने को मिलेंगे वो 3 ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। ये एक ट्रांजिशन 3 में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। अब ये स्प्लिटिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इस चीज को समझिएगा। देखो अब अपने को पता है, बोहर ने बताया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। उसके बाद सोमरफेल्ड आता है, बताता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं सब शेल में रोटेट कर रहा है। उसके बाद जीमान इफेक्ट आता है जो बताता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट नहीं करता, ना सब शेल में रोटेट करता। सब शेल के अंदर फर्दर भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट इसी ने दिया था सबसे पहले। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं ना, ओरिजिन जीमान इफेक्ट की वजह से ही हुआ था। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। क्वांटम मैकेनिक्स आप बताती है इन चीजों को, कैसे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2l+1। ऐसी बात है ना, सबशेल मान लीजिए एस सबशेल है, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एल की वैल्यू को क्या पुट करूंगा मैं, 0। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कुछ ऐसी बात होती है क्या, हाँ जी कुछ ऐसी ही बात होती है। आइए देखिएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सबशेल है ना, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल है, बट पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कुछ ऐसी बात है, हाँ जी 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसा क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, देखो यहाँ पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ ना, होता क्या है, ये जो मेरे पी वाले ऑर्बिटल होते हैं जो पहले सेम एनर्जी के होते हैं, जिनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब जो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो उनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। तो ये पहले सेम एनर्जी के होते हैं, बट जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, अब देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। अब मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई किसी भी एक्सिस के लोग, मान लो मैंने z एक्सिस के लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ना। अब एक बात बताना, तीनों ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शन में है, तो एक एक्सिस के लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा ना, तो हर ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। कोई उसके परपेंडिकुलर आएगा, कोई उसके पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंट का मैग्नेटिक फील्ड लगने की वजह से क्या हो जाती है जी, स्प्लिटिंग हो जाती है, और ये तीनों ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसी स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऐसी देखने को मिलती है। अब एक बात था ना, जब यहाँ पे ट्रांजिशन अब ट्रांजिशन होंगे ना, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल, नीचे देखो एस तो एस एक ही है, तो एस यहीं पे रहेगा। अब बताना कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, क्या 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, हाँ जी 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। यही होता है जी हमारा जीमान इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू होती है, जो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं ना उनके लिए वैल्यू होती है। अब आइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे आती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, हम एन से डिनोट करते हैं, सॉरी एम से डिनोट करते हैं, एम से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। अब एम की वैल्यू क्या क्या होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो थोड़ा सा तो याद होगा, -L2 + L वैल्यू होती है। कुछ ऐसी बात है क्या, हाँ जी ऐसी बात होती है। आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एल की वैल्यू 0 है, मतलब एस सब शेल है, एस सब शेल में जो ऑर्बिटल होगा कौन सा मेरा, एस ऑर्बिटल होगा ना, उसके लिए एम की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ऐसा ही बोलते हैं अपन। उसके बाद एल की वैल्यू 1 है, मतलब पी सब शेल है, पी सब शेल में ऑर्बिटल कितने आएंगे, 3 ऑर्बिटल आएंगे, तो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, एम की वैल्यू -1 0 और +1 हो सकती है। कुछ ऐसी बात है, ओ +2 नहीं आएगी, +1 आएगी, +1 हो सकती है। उसके बाद मान लीजिए एल की वैल्यू 2 हो जाती है, डी सब शेल आती है, तो वहां पे एम की वैल्यू क्या हो जाती है, -2 -1 0 +1 और +2 हो जाती है। यही वैल्यू होती है। अब बातों को समझना, देखो अक्सर बुक्स में ऐसा लिखा होता है, जो छोटी बुक्स होती है ना उनमें लिखा होता है, बट अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में, जैसे क्वांटम के लिए अपनी स्टैंडर्ड बुक कौन सी होती है, मैक्यूरी होती है, लिवाइन होती है, तो उनमें क्या लिखा होता है उन चीजों को पढ़ते हैं। देखो जो जीरो होता है ना, जीरो का मतलब ऐसा है, मतलब एक ऑर्बिटल है तो ये एस ऑर्बिटल के लिए हो गया, तो ये एस है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये एस सब शेल होती है, दोनों में डिफरेंस है। एस सब शेल में एस ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में पी ऑर्बिटल होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। जो जीरो वैल्यू डिफाइन की जाती है ना, वो पी जेड के लिए डिफाइन की जाती है। जो -1 और +1 होते हैं ना,
वो पीएक्स और पीवाई का इंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। वेव फंक्शन वगैरह होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये कहना बेहद गलत होता है बुक्स में जो लिखा होता है। कुछ बुक्स में लिखा होता है +1 वैल्यू पीएक्स के लिए है, ये बात एकदम गलत होती है, क्योंकि +1 और जो -1 वैल्यू है ना, अपन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बनती है। जो पीएक्स की वैल्यू होती है ना एक्चुअल में, वो क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है दो ऑर्बिटल्स का, ये वाला, इन दो ऑर्बिटल्स का। जो पीवाई की वैल्यू होती है ना, वो इन दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अगर आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ी हो ना, तो नेट में सिखाया जाता है ये चीजें, ठीक है। जैम में भी थोड़ा आइडिया दिया जाता है इन चीजों का। आगे बढ़ते हैं, देखो ये देखो, ये वैल्यू अगर मैं डिफाइन करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरी dz स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए होती है। जेड के अपने 4 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो dz स्क्वायर के लिए ये वाली वैल्यू होती है। उसके अलावा जो +-2 वैल्यू होती है ना, वो होती है जो हमारा एक सेकेंड, जो मेरी dx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ना, ये दो ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू होती है ना मेरी, d वाली, इसको लिख देते हैं d+2 वाली का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसी के साथ थोड़ा टेढ़ा लिखा गया ना, देखना एक बार, ठीक है। अगला सीधा लिखते हैं, एक्स जेड होता है और डी वाई जेड होता है। वो चीजें क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है डी की +1 वैल्यू का, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं कुछ ऐसे, ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ी हो ना, तो आइडिया लग रहा होगा इन चीजों का। नेट वालों को तो पक्का ही पढ़ाई जाती है, और जैम में भी इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया जाता है। तो ऐसे वैल्यूज होती है, ठीक है। तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा क्वांटम से रिलेट करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों के लिए लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट रहा होगा। बहुत सारे हमने कंसेप्ट सीखे हैं यहाँ से। मैंने लेक्चर कराने का जो इंपॉर्टेंस था वो यही था, ताकि आप लोगों को पता चले जो क्वांटम नंबर्स होते हैं कहाँ से आते हैं। हम पढ़ते तो हैं, बट ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन नहीं पता होता है। तो ओरिजिन आप लोगों को आई होप ये वीडियो देखने के बाद पता चला होगा कि लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करते करते ये जो क्वांटम नंबर है इनका ओरिजिन आता है। जो पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बोहर द्वारा दिया जाता है। उसके बाद एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या उसी को एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, वो अपना सोमरफेल्ड देता है। उसके बाद जीमान इफेक्ट से हमारा तीसरा क्वांटम नंबर आता है, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन तीनों को सोल्व करती है, ठीक है। अब एक बात और देखना, जो पीछे ट्रांजिशन हुआ था ना, कि ट्रांजिशन या इस केस में तो देखो तीनों वैलिड होंगे, बट इसके लिए भी एक सिलेक्शन रूल होता है। अगर आपने सीएसआर नेट का कोई बच्चा हो ना, तो उसने सिलेक्शन रूल पक्का ही पढ़ा होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं सिलेक्शन रूल। डेल्टा एमएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या +-1 होनी चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन वैलिड होता है। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे होती है हमारी -1, फिर 0 +1। इस केस में तीनों ट्रांजिशन पॉसिबल है। बट अगर आप लोग ट्रांजिशन बनाते हो ना, किस केस वाले, मान लीजिए n=3 वाले ट्रांजिशन बनाते हो, ये वाले, इस ट्रांजिशन को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पे अगर मैं ट्रांजिशन बनाता हूँ ना, तो लाइन स्पेक्ट्रा में एक आता है, बट फाइन स्पेक्ट्रा जब बनाता हूँ, यहाँ पे क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, s होता है, p होता है, d होता है। इसके बाद यहाँ पे होता है s और p। हमने देखा था यहाँ पे सिर्फ 3 ही ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहा है, कौन से, s से p वाले, p से s वाले, और d से p वाले। 3 ही ट्रांजिशन पॉसिबल थे। लाइन में एक आएगी, फाइन में 3 लाइन आती है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो इस पे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आती है ना, वो 15 आती है। कैसे आती है, सिलेक्शन रूल को याद रखिएगा एक बार। डेल्टा एम एल होता है ना मेरा, वो 0 हो सकता है या +-1 हो सकता है। अब देखो, हर ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। एस है, एस एज इट इज रह जाएगा। पी है, पी की स्प्लिटिंग हो जाएगी, 3 केस में स्प्लिटिंग हो जाती है कुछ ऐसे। एम की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, 0 होती है, -1 होती है, 0 होती है, +1 होती है। उसके बाद एस है, एस एज इट इज रह जाएगा, एम की वैल्यू 0 हो जाएगी। पी, पी फिर से 3 में स्प्लिट कर जाएगा, -1, 0 और +1। उसके बाद डी, डी 5 में स्प्लिट कर जाता है कुछ ऐसे, ऊपर 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है, फिर क्या आती है, -1 आता है, और ये क्या आता है, -2 आता है। अब देखना, पहला ट्रांजिशन होता है ना मेरा, वो क्या होता है, एस से पी होता है। इस एस से इस पी, ये एस है, ये 3 पी है, और ऊपर वाले बचे हुए डी है। एस से पी करवाना है, ये पी है, ये एस है, तो एस से पी तीनों ही ट्रांजिशन वैलिड होते हैं। ये मेरे 3 ट्रांजिशन हो जाएंगे जी। देखिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये ट्रांजिशन 3 ट्रांजिशन में स्प्लिट हो रहा है। ऐसे ही दूसरा ट्रांजिशन देखना एक बार ध्यान से, पी से एस हो रहा है, पी से एस, तो पी से एस भी 3 ट्रांजिशन हो सकते हैं। देखिए, एक ट्रांजिशन हो गया मेरा, दूसरा ट्रांजिशन हो गया मेरा, तीसरा ट्रांजिशन हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स में सारी चीजें पढ़ते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेशन में भी डिस्कस करते हैं। अब लास्ट ट्रांजिशन, डी से एस वाला, डी से एस वाला ट्रांजिशन अगर आप लोग देखोगे ना, ये खुद से बना लेना एक बार घर पे, ठीक है। डी से एस वाला ट्रांजिशन देखोगे ना, तो ये स्प्लिट हो जाता है 9 ट्रांजिशन में। तो टोटल ट्रांजिशन मेरे 15 ट्रांजिशन आ जाते हैं। कब,
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, बस इस सिलेक्शन रूल याद रखना, जो चेंज होएगा ना एमएल की वैल्यू में, वो या तो 0 हो सकता है या +-1। कब की बात है, ये ऑर्बिटल के केस में ट्रांजिशन की बात है। अगर सबसेल में ट्रांजिशन हुआ था ना, तो उसके लिए अपन ने सोमरफेल्ड में एक रूल पढ़ा था, जो क्या था, डेल एल +-1 होता है, लेपोर्टे रूल बोलते हैं इसको। अब इसके बाद तो चीजें और भी आगे पढ़ते हैं, नेट वाले बच्चे तो खासकर पढ़ते हैं, रसल साल्डर कपलिंग भी आ जाती है, जो डेल्टा जे और ट्रांजिशन वगैरह को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और किसी वीडियो में उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे क्वांटम इंस्टीट्यूट चैनल के साथ। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।